वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई, ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क को खुली धमकी और अब कनाडा में भी खतरे का अलार्म बजने लगा है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति से उत्तर अमेरिका में डर और असमंजस दोनों ही गहराते नजर आते हैं। 2 जनवरी की रात जब वेनेजुएला गहरी नींद में था, अमेरिका ने सीधा अटैक बोला। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी, हाईटेक हथियार और ताकत का खुला प्रदर्शन। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, समझिए, ये ट्रंप का सीधा संदेश था। इसके बाद में बारी आई ग्रीनलैंड की। डेनमार्क की चेतावनी, डेनमार्क को चेतावनी दी गई, ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मतलब साफ है, या तो सौदा कर लो या फिर दबाव झेलने को तैयार रहो। और अब इसी आक्रामक रणनीति ने कनाडा की नींद उड़ा कर रख दी है। कनाडा में फिर अब जिंदा हो गया है एक पुराना डर। क्या डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सपना फिर से देख रहे हैं? दरअसल पहले भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं, कनाडा आर्थिक रूप से अमेरिका पर निर्भर है। और अब सवाल यह है, क्या अगला दबाव आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा या फिर रणनीतिक होगा? कनाडा की सरकार भले ही सार्वजनिक तौर पर शांत रहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में चिंता साफ झलक रही है। वेनेजुएला के बाद में ग्रीनलैंड की धमकी के बाद अब क्या कनाडा की बारी है? ये बड़ा सवाल है। दरअसल वेनेजुएला ग्रीनलैंड के बाद में अगला निशाना कनाडा है। ऐसे तमाम बार बार अलग अलग संकेत नजर आते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी खुली धमकी दे दी है। आर्कटिक संसाधनों पर अमेरिका की नजर साफ है। नाटो सहयोगियों पर दबाव बढ़ रहा है। क्या अब कनाडा अगला निशाना है? अमेरिका फर्स्ट की आक्रामक चाल उत्तरी अमेरिका में अब इसकी वजह से तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। ट्रंप की विदेश नीति का नया नियम जो साथ नहीं, वो निशाने पर है। और यही वजह है कि आज अमेरिका का सबसे करीबी, सबसे पुराना पड़ोसी भी अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। और कनाडा दरअसल इसीलिए और भी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसकी स्थिति ग्रीनलैंड जैसी है। दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों आर्कटिक क्षेत्र में हैं और दोनों ही नाटो के अहम सदस्य भी हैं। अब सूत्रों की माने तो ट्रंप की नजर सिर्फ दुश्मनों पर नहीं बल्कि नाटो सहयोगियों पर भी है। मकसद साफ, नाटो पर अमेरिकी प्रभुत्व और संसाधन के भरपूर आर्कटिक पर पकड़। कनाडा को डर है कि ग्रीनलैंड की तरह उसकी संप्रभुता भी रणनीतिक दबाव के दायरे में लाई जा सकती है। तेल, गैस, मिनरल्स और आर्कटिक रूट सब एक तरह से अब ट्रंप की नजर में है। कनाडाई मीडिया में बहस लगातार है, सैन्य दबाव का वास्तविक खतरा है क्या? समझिए, दरअसल ग्रीनलैंड के दबाव के बाद में क्या अब कनाडा अगला टारगेट होगा? यह हर किसी की जुबान पर बड़ा सवाल है। आर्कटिक संसाधनों पर अमेरिकी नजर लगातार बढ़ती जा रही है। आर्कटिक संसाधन पर अमेरिका की पकड़ भी बनाने की कोशिश लगातार जारी है। कनाडा का 70% निर्यात दरअसल अमेरिका पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। और अमेरिकी व्यापार नीतियों के प्रति कनाडा अत्यधिक संवेदनशील है। नाटो सहयोगियों पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब समझिए, इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट का दायरा अब नाटो तक फैलता हुआ नजर आता है और आर्कटिक में सैन्य ट्रेनिंग और संयुक्त एक्सरसाइजेज भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। अब अमेरिकी दबाव की आशंका के बीच में समझिए ओटावा में सुरक्षा समीक्षा और भी ज्यादा तेज कर दी गई है, जिस रूप में बड़ी हलचल नजर आती है। कनाडा सरकार के पूर्व सुरक्षा और सीमा सलाहकार वेस्ली वॉक ने इसे कनाडा के लिए अंतिम चेतावनी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ओटावा के कई अधिकारियों को ये मानना मुश्किल लग रहा है कि हम जैसी स्थिति में हैं, लेकिन सबूत साफ है। हम मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं। वेस्ली वॉक ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका अब वो पुराना सहयोगी देश नहीं रहा। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की घटनाएं हमें सतर्क करती हैं कि ट्रंप की नीतियां किसी भी पड़ोसी पर लागू हो सकती हैं। और इस वीकेंड की शुरुआत में कनाडाई समाचार पत्र द ग्लोब एंड मेल में एक आर्टिकल प्रकाशित होता है और उसने इस डर को और भी ज्यादा हवा दे दी और मजबूत कर दिया। ये जो आर्टिकल था, दरअसल इसमें कहा गया कनाडा वासियों को एक वास्तविक खतरे को स्वीकार करना होगा कि ट्रंप हमारे देश के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल के जो को ऑथर थे, कनाडाई शिक्षाविद थॉमस डिक्सन ने बाकायदा ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया। उस बयान में कहा कि ये सब गणना के तरीके को बदलने के बारे में है।
अगर हमारे खिलाफ सैन्य दबाव का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत महंगा साबित होगा। अब आप समझिए कनाडा को लेकर ट्रंप की वो पुरानी टिप्पणियां जिन्हें कभी मजाक समझा गया था, अब वो वास्तविकता में ये कहा जाए यथार्थ होते हुए नजर आती है, चरितार्थ होते हुए नजर आती हैं। वो मजाक वाले बयान जिन्हें लोग हल्के में लेते थे वो दरअसल मजाक नहीं था, वो रियलिटी थी। आपको सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Because it makes us bigger, stronger, and better. Canada, we'll see what happens with Canada, but the people of Canada would be paying less than half of the tax. If you look at the tax, they're going to be paying less than half the tax. They don't pay very much for military, and the reason they don't pay much is they assume that we're going to protect them. That's not an assumption they can make, because why are we protecting another country? Now, I love the people of Canada. We have a great relationship. But if they became our 51st state, it would be the greatest thing they could ever do. It would be unbelievable. It would be a cherished state. वेनेजुएला में सीधी सैन्य कार्रवाई और ग्रीनलैंड को डेनमार्क पर बढ़ते दबाव के बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं और उनका वो बयान जो अभी आपने सुना एक बार फिर से लोगों के जहन में डर और शंका बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं जिसे अभी हम देखते हैं अलग अलग रूप में, बल्कि ये जितनी घटनाएं अलग अलग समय पर हुई, जो बयान अलग अलग समय पर आए, वो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का आक्रामक विस्तार है। एक ऐसी आक्रामक नीति जो संसाधनों पर कब्जे वाली है, एक ऐसी आक्रामक विस्तार नीति जो रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण करना चाहती है, एक ऐसी नीति जो वैश्विक दबदबे की सोच से ऑपरेट होती है। और इसी तमाम अलग अलग जो इक्वेशंस हैं उसमें अब कनाडा भी शामिल होता हुआ नजर आता है। लेकिन आप समझिए कनाडा क्यों? कनाडा के पास से आर्कटिक में बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन, कनाडा के पास से तेल गैस के विशाल भंडार जैसा कि वेनेजुएला के पास में थे, और कनाडा के पास से उत्तरी अमेरिका की सबसे संवेदनशील सीमाएं जो कि अमेरिका से कनेक्टेड है। और यही वजह है कि कनाडा अब डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क की तरह नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक लक्ष्य भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, उन्होंने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन के साथ में व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। कार्नी की कूटनीति सतर्क है, वो अमेरिका से टकराव से बचना चाहते हैं, लेकिन उसके आगे जो ऑप्शनल साझेदारियां हैं वो जरूर देख रहे हैं। तमाम अलग अलग ऑप्शंस तलाश रहे हैं जिसमें चाइना के साथ में साझेदारी शामिल है। हालांकि कई जानकार ये भी कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बढ़ती हैं तो समझिए कि कनाडा को नाटो सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की जरूरत आने वाले वक्त में पड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल साफ है, क्या ट्रंप की जुबान से निकला 51वां राज्य वाला जो बयान है वो एक खतरनाक एजेंडे की आहट है? आपको अमेरिका और कनाडा की सीमा के बारे में भी मैं बताती हूँ कि अमेरिका और कनाडा आखिर किस तरह से अपनी सीमाओं को कनेक्ट करते हैं। दरअसल अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है वो दुनिया की सबसे लंबी बगैर रक्षा वाली सीमा मानी जाती है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन दोनों ही देश ये कहा जाए अपनी सीमाओं को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं। अब ये जो पूरा बॉर्डर है, ये जो सीमा है, ये दोनों देशों के बीच में एक मैत्रिता का भाव पैदा करता है और सहयोग का प्रतीक भी एक तरह से माना जाता है। लेकिन आइए आपको अमेरिका कनाडा बॉर्डर के बारे में मैं बताऊं। दरअसल इस पूरे अगर लंबाई की अगर बात करें तो 8,891 किलोमीटर की बॉर्डर अमेरिका और कनाडा की एक तरह से है। सीमा निर्धारण की अगर बात करें तो यहाँ पर 49वीं समानांतर रेखा पर ये कहा जाए मेनलैंड सीमा तय होती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, वो है 1783 का जब पेरिस संधि हुई, उसके तहत सीमा निर्धारण की एक तरह से शुरुआत हुई। यानी कि 1783 से अमेरिका और कनाडा बॉर्डर एक तरह से अलग अलग हुए। अब 1794 से जे संधि के तहत सीमा आयोग की स्थापना होती है। 1872 तक सीमा विवाद जारी जरूर रहता है, लेकिन 1903 आते आते संयुक्त न्यायीकरण यानी कि जॉइंट ट्रिब्यूनल ने अलास्का सीमा बेसिकली तय कर दी। अब 1925 का वक्त था जब सीमा आयोग को स्थायी कर दिया गया। दोनों देशों के बीच में
जो सीमांत सुरक्षा है उस पर लगातार सहयोग तब से लेकर अभी तक जारी है, जिसमें आतंकवाद, तस्करी, अवैध प्रवासन पर नियंत्रण भी शामिल है। अब अमेरिका कनाडा सीमा न सिर्फ भौगोलिक रूप से बहुत लंबी है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच में शांति और साझेदारी का भी बड़ा प्रतीक मानी जाती है। लेकिन आप ये समझिए, कनाडा आखिर अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर क्यों है? अमेरिका और कनाडा के बीच के व्यापार को भी जरा समझ लीजिए। दोनों देश आखिर क्या क्या चीजें साझा करते हैं और किस रूप में? दरअसल कुल व्यापार मात्रा अगर देखें तो अमेरिका कनाडा के बीच में वार्षिक व्यापार लगभग 89 लाख करोड़ का माना जाता है और कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर एक्सपोर्ट्स में देखें तो अमेरिका से कनाडा को निर्यात में मुख्य वस्तुएं होती हैं, जिसमें होती हैं गाड़ियां यानी कि वाहन, और इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद जैसे अनाज, मांस या फिर ऊर्जा की अगर बात करें तो तेल और गैस इसमें प्रमुख हैं। अब इंपोर्ट भी जान लीजिए, कनाडा से अमेरिका को आयात मुख्य रूप से होता है कच्चे तेल का, नेचुरल गैसेस का, लकड़ी का, पेपर उत्पाद का, वाहन और वाहन के पुर्जों का, धातुओं का, खनिजों का। और अगर व्यापार संतुलन की बात की जाए तो दरअसल अमेरिका का कनाडा के साथ में व्यापार लगभग संतुलित ही माना जाता है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में कनाडा अमेरिका को ज्यादा निर्यात करता है और इसमें प्रमुख समझौते अभी तक किस रूप में रखे हैं? इसके अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जिसे USMCA कहा जाता है, उसमें 2020 में NAFTA की जगह लेकर एक तरह से वो आया और इस समझौते ने व्यापार नियमों को और भी ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी बनाया। अब रोजगार पर प्रभाव किस रूप में होता है? दोनों देशों में लाखों लोग अमेरिका कनाडा व्यापार पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल्स, कृषि, ऊर्जा जैसे तमाम अलग अलग सेक्टर्स जो बहुत मेन फोकस्ड हैं। अब चुनौतियां और अवसर भी इसमें किस रूप में है वो भी जरा समझ लीजिए। पहले चुनौतियां बताती हूँ। अमेरिका और कनाडा के बीच में व्यापार की जो चुनौतियां हैं उसमें व्यापार बाधाएं और टैरिफ की आशंका ज़्यादा है। पर्यावरण नियमों और ऊर्जा नीति में बहुत दोनों में अलग अलग भिन्नता है। अब अवसर किस तरह से है? टेक्नोलॉजीज जो आज के वक्त की ज़रूरत है, नवाचार के क्षेत्र में साझेदारी, हरित ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक का विस्तार भी इसमें प्रमुख अवसर के तौर पर लोग इसे देखते हैं। अब कार्लेटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं फिलिप लगासे, उनकी तरफ से एक आशंका जताई गई। उनके अनुसार अगर कनाडा किसी बड़ी आपदा या फिर ऐसे हालात में अमेरिका पर निर्भर होता है जिसे वो खुद संभाल नहीं सकता, तो मौजूदा अमेरिकी प्रशासन मदद के बदले शर्तें रख सकता है और ये भी बहुत संभव है कि अमेरिका मदद करने के बाद वहाँ से हटने से इनकार कर दे या फिर उसके बदले में मांगे रखे। इसके अलावा अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौते की समीक्षा भी ट्रंप का ध्यान फिर से कनाडा की ओर खींच सकती है। ये समझौता दरअसल ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ था और अब इसकी समीक्षा होनी है और इस दौरान अमेरिका या कनाडा दोनों पर यह कहा जाए कि अलग अलग दबाव बनाने की स्थिति होगी और अमेरिका कनाडा पर आर्थिक दबाव बना सकता है। फिलहाल कनाडा अपने करीब 70% निर्यात के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है। जो मौजूदा समझौता है उसके तहत दोनों देशों के बीच में 85% व्यापार बगैर किसी टैरिफ के होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी तक तो बगैर किसी टैरिफ के व्यापार होता है। अगर ट्रंप ने इस छूट को खत्म करने की धमकी दी तो इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है और इसीलिए हर लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर दबाव बनाने की तैयारी में है। यही वजह है कि अब जिस तरह से वेनेजुएला को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद में ग्रीनलैंड पर नज़र है, डेनमार्क पर नज़र है और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि क्या अगला नंबर अब अमेरिका से बॉर्डर साझा करता हुआ कनाडा है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है और आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर भी एक अलग तस्वीर नज़र आ सकती है।